सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी, सीधी तस्वीरें मैं कुरुक्षेत्र से आप सभी दोस्तों को दिखा रहा हूँ। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी से मेरी प्रार्थना कि आपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि आज जो है बातचीत बिल्कुल बहुत ज़्यादा खास है। और बातचीत में मैं बताऊं तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बातचीत चलेगी। और मेरे साथ आज जो पैनल में जुड़े हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भी हैं, और उसके अलावा एडवोकेट भी और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं। सीधी लाइव बातचीत चलेगी। सबसे पहले तो स्वागत है लक्ष्मीकांत जी न्यूज़ में। धन्यवाद सुभाष भाई आपका। लक्ष्मीकांत जी, कल एक लाइव मैंने दिखाया कल शाम के समय, जिसके अंदर की पीपली से लेके कुरुक्षेत्र तक तमाम जो भी स्ट्रीट लाइट के पोल थे, सड़क के बीचों बीच जो खड़े हैं, उनके ऊपर जो है राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया। और बहुत से राष्ट्रीय ध्वज उसमें से दिखाई दिए जो झुके हुए थे। एक राष्ट्रीय ध्वज तो उसके अंदर तो डंडा ही नहीं रहा, खाली झंडा झंडा रह गया, वो भी बिल्कुल डाउन था। उसके बाद जो है प्रतिक्रिया मैंने लेने की कोशिश की, तो सबसे पहले प्रतिक्रिया जो ली है महामंत्री हरियाणा प्रदेश पवन सैनी जी और पूर्व विधायक लाडवा, उसके अलावा योगेश शर्मा जी, दोनों ने माना कि वाकई में ये गलत है, क्योंकि ऐसा कोई आदेश किसी को मिला ही नहीं कि बिजली के पोल के ऊपर जो वो झंडे लगा दे। झंडे सिर्फ प्रतिष्ठानों पे, घरों पे लगाने के लिए कहा गया है, जहाँ से सुरक्षा भी हो सके झंडों की। ये पवन सैनी का कहना है। ऐसा कोई आदेश नहीं था कि बिजली के पोल के ऊपर। अब किसने लगाए ये जांच का विषय है, लेकिन वो जांच की अभी तक कोई आंच जो है वो सामने नहीं आई। मेरा एक निष्पक्ष चैनल है वैन न्यूज़, जो तमाम बातें रूबरू रखता है और प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करता है कि वाकई में ऐसा हुआ या नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए सुभाष भाई, जहाँ तक मामला है झंडों के मामले में, तिरंगे के मामले में, मैं सबसे पहले पुनः समस्त देशवासियों को, समस्त भारतवासियों को, हिंदुस्तान के हर नागरिक को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। जो 75 साल हम मना रहे हैं, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, और कांग्रेस ने भी इस जश्न में शामिल होने के लिए, कांग्रेस ने इस जश्न को मनाने के लिए अपना एक तरीका बनाया है। वो भारतीय जनता पार्टी के जैसा नहीं है, दिखावे का नहीं है। कांग्रेस ने आज़ादी गौरव यात्रा के नाम से 9 अगस्त जो भारत छोड़ो आंदोलन आदरणीय महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, और जिस आंदोलन ने वाकई में अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया, 9 अगस्त से लेकर और 14 अगस्त तक पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी गौरव यात्राओं का आयोजन किया है। उसी कड़ी के तहत हमने कल थानेसर विधानसभा में आज़ादी गौरव यात्रा का आयोजन किया था। 16 किलोमीटर मैं खुद पैदल चला हूँ, कांग्रेस के नेता पैदल चले हैं। उससे पहले हमने पेहवा में आयोजन किया। आज हमारा बबैन में लाडवा हल्के में चल रहा है, और कल जो है शाहबाद के क्षेत्र में आज़ादी गौरव यात्रा निकलेगी। और वो आज़ादी गौरव यात्रा जो हम निकाल रहे हैं, देश के उन तमाम शहीदों के नाम, उनके सम्मान में और तिरंगे के सम्मान में, कि इस तिरंगे के आन बान और शान के लिए जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो लोगों में, ये देखिए, मोदी साहब को नकल करने में महारत हासिल है। ये एजेंडा मोदी साहब का नहीं है, ये कांग्रेस का एजेंडा, और कांग्रेस इस पर काम करती रही है। जब हिंदुस्तान गुलाम था, अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए जब देश के अंदर नौजवानों में या भारतवासियों में एक जज्बा पैदा करना था, तब एक ये योजना बनी थी जिसकी तिरंगे झंडे को एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया, कि जिसको देख करके हमारी नसों के अंदर जोश आता है, हमारे सीने में उबाल आता है, और वो गुलामी की जंजीरें काटने में तमाम क्रांतिकारियों के और तमाम जो कांग्रेस के नेता रहे उस वक्त, उन्होंने मिल करके इस तिरंगे झंडे के नीचे हिंदुस्तान की आन बान शान को कायम रखते हुए आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी हासिल की। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि बड़ा निष्पक्ष चैनल आपका, और मैं बिल्कुल फक्र के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जिस तरीके से वैन न्यूज़ जनता से जुड़े मुद्दों को सरकार से बिना डरे बेखौफ उठाता है, वो वाकई में आप 15 अगस्त के दिन बधाई के पात्र हो। मैं बड़े निसंकोच स्वभाव से कहना चाहता हूँ कि जिस तिरंगे की बात नरेंद्र मोदी साहब आज कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर के जा रही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संघ के जो नेता थे, उन्होंने उस आंदोलन का विरोध किया था, उस तिरंगे का विरोध किया था। ये एक नहीं, 1000 जगह लिखा हुआ है कि जनसंघ के नेताओं ने, संघ के नेताओं ने तिरंगे झंडे पर आपत्ति जताई थी। और आज वो क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने तिरंगे को अपनी आत्मा में जगह दी।
अपनी रगों में जगह दी, अपने खून में जगह दी, तो नरेंद्र मोदी साहब ये समझ गए कि तिरंगा इस देश की आन बान शान है और संघ इसको माने ना माने लेकिन हिंदुस्तान का जो आम नागरिक है वो मानता है। इसी वजह से नरेंद्र मोदी साहब तिरंगे का सहारा लेकर के 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं बिल्कुल निसंकोच स्वभाव से कहता हूं, ये तिरंगे के सम्मान की बात तो नरेंद्र मोदी के दिमाग में पता नहीं आई या नहीं आई, लेकिन 2024 उनके दिमाग में जहन में है। आपने कहा जिस प्रकार से आपने बताया, देखिए तिरंगा हिंदुस्तान की आन बान और शान है। और मैं आपको बता दूं कि जो सर की पगड़ी होती है ना, वो सर पर ही शोभा दिया करती है। सर की पगड़ी सर पर शोभा देती है। तिरंगा मेरे सर से ऊंचा रहे, मेरे कद से ऊंचा रहे, मेरे मकान और मेरे संस्थान से ऊंचा रहे, ये सोच हर भारतीय की होनी चाहिए। और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच की बात करूं, अभी आपने खुद ही बताया, मैं तो अपना जो वक्तव्य है वो बाद में दूंगा, मेरे पास बहुत सा मामला है। क्योंकि लोग अक्सर देखते हैं ना कि लोग भी उसके पीछे लगते हैं यार, जो देखता है कि ये व्यक्ति बोल सकता है। और ये परमपिता परमात्मा की असीम कृपा मुझ पर है कि मैं जिस तरीके से वह न्यूज बिना डर और बिना बेखौफ होकर के जनता की लड़ाई लड़ता है, लक्ष्मीकांत शर्मा भी बिना खौफ के और निडर होकर जनता की लड़ाई लड़ता है। और इसीलिए जो जनता के दिमाग में दिल में बात आती है, जो उन्हें समाज में कहीं कमियां नजर आती हैं, लोग मुझे वो चीजें भेजते रहते हैं। उनको पता है कि यार ये आदमी बोलेगा जरूर, कहेगा जरूर। तो उसी कड़ी में जिस तरीके से आपने बताया कि बिजली के पोलों पर खंभों पर जो है तिरंगे लगा दिए गए, आपने पवन सैनी जी जो पूर्व विधायक और आजकल भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, उनका आपने बताया कि उन्होंने कहा है कि उनकी जानकारी में नहीं है। मैं इसको एक शर्मनाक हादसा मानता हूं कि सरकार के आदमी, जो पार्टी सत्ता में बैठी है, जो लोग सत्ता में रहते हुए घर घर तिरंगे का अभियान चलाने की बात करते हैं, उन लोगों की जानकारी में यह बात ही नहीं है कि तिरंगे लग कहां रहे हैं। अगर ये उनकी जानकारी में नहीं है तो ये बेहद दुखद विषय है कि सरकार के लोगों की नजरों में ये बात ही नहीं है कि तिरंगे कहाँ हैं, किस हाल में और किस तरीके से लगे हुए हैं। और अगर उनकी जानकारी में है, अब वो फंस गए हैं, क्योंकि अब आपने सवाल पूछ लिया ना साहब, तो अब आदमी क्या करेगा? वो यही कहेगा साहब मेरी तो नॉलेज में नहीं है। क्यों नहीं है? और अगर नॉलेज में है तो आपकी सरकार क्या कर रही है? तो ये बिल्कुल मैंने पहले भी कहा था, एक दिन हमारी पहले भी बात हुई थी और मैं कल भी मैंने मीडिया के साथियों से इस मामले पर बात की है। मैं कहता हूं कि तिरंगे का सम्मान, सबसे पहले मेरी जान भी तिरंगे के लिए जाए। मेरे पूर्वजों ने तिरंगे के लिए जान दी है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन लोगों ने तिरंगे के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपनी जान दी हैं। वो हमारे पूर्वज रहे हैं। उन लोगों की बदौलत आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो उन लोगों की आत्मा पर आज क्या गुजरती होगी जब वो देखते होंगे कि बिजली के खंभों पर जो झंडे लगे हैं वो झुके हुए हैं। तिरंगा झुकाने का मतलब आप समझते हैं? तिरंगा कब झुकाया जाता है? जब देश में मातम का माहौल होता है, कोई आपदा आ जाती है तो हम तिरंगे को आधा झुका दिया करते हैं। तो ये बड़ी गलत बात मैं इसको मानता हूं कि अगर सैनी साहब को ये बात उन्होंने कही है कि उनकी जानकारी में नहीं है, तो ये और भी ज्यादा गलत है कि सरकार की जानकारी में ये बात नहीं है। आपने कहा कि सैनी साहब ने खुद कहा है कि मोदी साहब कहते हैं कि संस्थान पर और घरों पर झंडे लगाओ। तो मेरा सैनी साहब से एक प्रश्न है आपके माध्यम से कि आप कहते हो कि नरेंद्र मोदी का ऑर्डर है कि घर पर झंडे लगाओ, संस्थान पर लगाओ, तो ये जो शहर के बाजारों में खंभों पर झंडे लगे हैं, ये क्या आपको दिखाई नहीं देते? मैं मानता हूं अगर एक झंडा हो तो मैं बात मान सकता हूं, लेकिन हर खंभे पर झंडा लगा है और सड़कों के ऊपर चलते चलते, मैं फुटपाथ पर, मेरे पास फोटो है उन झंडों की कि सड़क के फुटपाथ पर पत्थर रखकर उनमें झंडे ठोक दिए गए। तो ये क्या इन लोगों की नॉलेज में नहीं है? और अगर इन लोगों की नॉलेज में नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तिरंगे के प्रति इनका लगाव क्या है, इनका प्यार क्या है, इनकी क्या सोच क्या है तिरंगे के प्रति। हकीकत यही है कि तिरंगे से इनको कुछ लेना देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ना तिरंगे को कभी सम्मान करती थी, ना आज वो करते हैं। ये मैंने कहा ना अभी कि नरेंद्र मोदी साहब ये बात अच्छी तरह समझ चुके हैं कि हिंदुस्तान की जनता के रग रग में नस न जो देशभक्त है, जो मोदी भक्त है, मैं उसकी बात नहीं करता साहब। अभी ये देश जो है ना दो जगह पे बट चुका है। एक जो वो लोग हैं जो देश से प्रेम करते हैं, एक वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ मोदी से मतलब है, देश भाड़ में जाए कहीं जाए उन्हें कोई मतलब नहीं, देश से, हिंदुस्तान से मतलब नहीं है। मैं उन भक्तों की बात नहीं करता, वो रहे मोदी के प्रेम में चूर, रहे मोदी के नाम का टल्ली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों की नसों में, आम भारतीय की रगों में आजादी का लहू दौड़ता है, तिरंगा लहू बन करके दौड़ता है,
उन लोगों की नब्ज को नरेंद्र मोदी ने समझा बुझा करके। और आपको याद होगा कि आज से 3-4 साल पहले तक इनका जो मुख्यालय है आरएसएस का, वहां भी तिरंगा झंडा नहीं लहराया जाता था, इनके अपनी संस्था का झंडा वहां पर लहराया जाता था। तो मोदी साहब ने जब ये महसूस किया कि तिरंगा इस देश की आन बान शान के साथ हिंदुस्तान के लोगों की नब्ज है और उनके दिल में बसता है, आत्मा में बसता है, तब उनको तिरंगे का ख्याल आया, तब नागपुर में झंडा लहराया गया, ऐसा मैंने सुना है आज इनके कार्यालय पर। अगर इनको तिरंगे से इतना प्रेम था तो पहले क्यों नहीं लहराया भाई? फिर दूसरी बात, आज भी मुझे अच्छी तरह पता है ये लोग कहीं ना कहीं तिरंगे को कांग्रेस से जोड़ देते हैं। देखिए, मुझे तो फक्र है, मैं तो खुद पर गौरव महसूस करता हूं जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या कोई व्यक्ति तिरंगे को कांग्रेस के साथ जोड़ता है कि साबित तो कांग्रेस का झंडा था। लेकिन मैं क्योंकि कांग्रेसी हूं, खुदगर्ज नहीं हूं, स्वार्थी नहीं हूं, मैं तिरंगे को कांग्रेस के साथ कहीं नहीं जोड़ता। मैं सिर्फ एक जगह जोड़ता हूं कि तिरंगा कांग्रेस की नहीं, हिंदुस्तान की आन बान और शान का प्रतीक है। लेकिन ये लोग इस बात को समझते नहीं है, ये उस चीज को सिर्फ वोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तिरंगा लहराने के लिए, तिरंगा लगाने के लिए बाकायदा एक नियमावली है। जो जब तिरंगा जब लहराया गया था 1947 से पहले, मुझे देखिए वही बात है कि भाई उस वक्त की बात, वो लोग अपनी जान दे करके चले गए। जब तिरंगा बनाया गया, तिरंगे को ये महसूस किया कि तिरंगा हिंदुस्तान के लोगों की रगों में दौड़े, एक नियमावली होती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूँ, कोई भी चीज का महत्व तब तक होता है जब तक हम उसे सर के ऊपर रखते हैं। लेकिन कोई चीज जिसको आप पब्लिकली कर दोगे, बिल्कुल ही गली गली में घुमाओगे भाई, उस चीज का सम्मान हम लोग हैं। ये मेरी बात बुरा लगे किसी भाई को तो अलग चीज है, लेकिन बिल्कुल मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जो चीज आप गली गली में घुमा देते हो उसका महत्व कितना रह जाता है वो हर आदमी सोच सकता है। तिरंगा जब बनाया गया, तिरंगे को लगाने के लिए, तिरंगे को उतारने के लिए, तिरंगा किस कपड़े का होगा, ये बाकायदा एक नियमावली थी। और उसी में कुछ संशोधन हुआ था 2002 के अंदर, जो झंडे का कौन जो आता है कि किस तरीके से किया जाए। और ये आप देख सकते हो कि मेरे गले में ये एक तिरंगी पट्टी है। अब ये जो लोग कहते हैं ना साहब कांग्रेस की, ये कांग्रेस की है, इसमें जो है वो चक्र नहीं है, अशोक चक्र नहीं है, ये हमारा अपना है। लेकिन हमने भी एक चीज महसूस की है कि जो चीज साहब इस खादी के अंदर है, नरेंद्र मोदी साहब खादी का प्रचार करते हैं, खादी की बात करते हैं, और झंडे किस चीज के बनवा रहे हैं आजकल? पॉलिस्टर के। क्यों खादी का झंडा नहीं? मेरे घर में मेरे पास एक पूरा झंडा है जो पूरे का पूरा जो राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है 15 अगस्त 26 जनवरी पर। क्योंकि मैं कांग्रेस सेवा दल से आता हूं, कांग्रेस सेवा दल में मैंने 15 साल काम किया है, तो मुझे इस चीज की कीमत का पता है, इसका अंदाजा है। हमने वो झंडे लहराए हैं, लेकिन मैंने कभी पॉलिस्टर के झंडे नहीं देखे थे, कभी प्लास्टिक के झंडे नहीं देखे जिंदगी में। मैंने झंडे देखे तो खादी के कपड़े के। उससे एक लगाव होता है, एक जुड़ाव होता है, एक ऐसा लगता है कि यार बड़ी मुश्किल से कोई चीज मिली है। और मैं आपको बता दूं, ये इंसान की फितरत होती है, जो चीज आसानी से मिल जाती है आप उसकी कभी कदर नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने कहीं ना कहीं कहा है कि ये जो तिरंगा अभियान सरकार ने चलाया है, ये क्या सोच करके चलाया वो पता नहीं है, लेकिन इसका सम्मान होना चाहिए, इसकी गरिमा को बरकरार रखा जाना चाहिए। अगर झंडे लहराने जाने थे, आपका प्रोग्राम 3-4 साल पहले था, क्योंकि मैंने एक वीडियो सुना है मोदी साहब का जिसमें वो कह रहे हैं कि 3-4 साल के बाद 15 अगस्त 2022 को हर भारत में हर परिवार को घर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 3-4 साल पहले मोदी जी के दिमाग में झंडे की बात थी, तभी नागपुर के कार्यालय पर झंडा लहराया गया था। तो 3-4 साल पहले झंडे बनाने की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की गई? आज प्लास्टिक के झंडे, पॉलिस्टर के झंडे किस लिए बनाए जा रहे हैं, ये सोचना का विषय है। तिरंगा जो मैंने कहा ना कि सब ये कपड़ा, और एक मेरे पीछे आप देख रहे हैं तिरंगा झंडा, ये सम्मान उसका भी उतना ही है। मैं इसको भी सर झुका के सलाम करता हूं और खादी के झंडे को भी सर झुका के सलाम करता हूं। लेकिन आप उसका महत्व समझिए। महत्व की बात होती है कि जिस सरकार के नुमाइंदों को ये पता नहीं है कि शहर की सड़कों पर झंडे लगे हैं, मैं आपको कहीं ना कहीं यहां भी दिखा दूंगा। और मैं फिर दिखाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के तिरंगे झंडे के सम्मान की बात लोगों से माफी मांगते हुए कहीं, क्योंकि आज ही एक साथी ने पोस्ट भेजी है। देखिए, जो मोदी भक्त है ना, इनकी अंधभक्ति की भी कमाल है, बेहद कमाल है। इन्हें पूरा हिंदुस्तान बिकता नजर नहीं आता, ये भी कमाल की चीज है। छोटी छोटी चीजें नजर आ जाती हैं, लेकिन हिंदुस्तान बिक रहा वो मोदी भक्तों को नजर नहीं आता। ये झंडा साहब आप देखिए, बिल्कुल ही ये सबको मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा, आप दिखाइए। इस झंडे में क्या है? ये हमारी कुरुक्षेत्र की जो नई अनाज मंडी है वहां का एक दृश्य है। और अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक साथी ने भेजा है
कि वहां पर पोल पर झंडा लगाया गया, क्या पवन सैनी जी को इस झंडे की याद नहीं आई कि वहां पर झंडा लगा है? या दूसरे जो सरकार के लोग हैं उनको पता नहीं चला कि यहाँ पर पोल के ऊपर झंडा लगा हुआ है? ये झंडा बिल्कुल नीचे गिर चुका है। और सरकार के 7 साल बेमिसाल का जो बोर्ड है वो दिखाइए आप जरा, कि 7 साल बेमिसाल का जो बोर्ड है वो ऊपर टंगा हुआ है और झंडा नीचे आया हुआ है। तो किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। आज ही अनाज मंडी से एक आड़ती भाई ने मुझे तस्वीर भेजी है, और दिखाइए, मैं आपको और दिखाता हूँ भाई, बहुत कुछ बाकी है। ये जो लोग मुझे भेज रहे हैं वो शायद उनका प्रेम है या वो कुछ ऐसा सोचते हैं कि ये देखिए, ये तिरंगे झंडे का सम्मान आप दिखाइए, ये क्या चल रहा है? क्या ये मोदी साहब नहीं देख रहे हैं? ये चीजें, ये तस्वीरें सामने आ जा रही हैं। अभी एक अंधभक्त साहब का फोन मुझे, सॉरी, एक मैसेज मुझे आया मेरे व्हाट्सएप पर, कहने क्या मैसेज क्या आता है, उसको मैंने अपनी आज़ादी गौरव यात्रा की तस्वीरें भेजी, तो उन्होंने उसके ऊपर एक कमेंट करके भेजा कि 16 तारीख के बाद कुछ लोग ये तस्वीरें ढूंढते फिरेंगे इस टाइप की। तो मैंने उसको लिख करके भेजा कि भाई 16 तारीख की जरूरत नहीं है, ये तस्वीरें मैं आज ही आपको दिखा देता हूँ। अब पवन सैनी जी कहते हैं कि झंडे जो लगाने हैं वो घर पर और संस्थान पर लगाने हैं। एक तस्वीर मेरे पास और है, बहुत बढ़िया तस्वीर है वो, ये तस्वीर साहब, ये किसने लगाई है, ये कौन बताएगा? ये प्रशासन का नाम लिखा हुआ, एक भाई ने मुझे सोशल मीडिया से उठा करके भेजी है। ये जो झंडे लगे हैं फुटपाथ के ऊपर पत्थर रख करके, क्या इनके बारे में सरकार को जानकारी नहीं है? इससे हिंदुस्तान का गौरव बढ़ रहा है या सम्मान बढ़ रहा है, या तिरंगे के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ रहा है? मुझे तो दुख होता है, ये मुझे दुख है इस बात का कि सरकार अब वाहवाही लूटने के लिए, सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए इस तरीके के काम करवाए जा रहे हैं। तिरंगे का सम्मान होना चाहिए। तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है, मैंने फिर कहा है। और इस तिरंगे के लिए कांग्रेस के लोगों ने और क्रांतिकारियों ने कुर्बानियां दी हैं। मैं संघ के लोगों की बात नहीं करता, क्योंकि पता लगा कि तो माफी मांग करके बाहर आए थे। तो जो लोग आजादी के आंदोलन में माफी मांग करके जेलों से बाहर आए हो, वो तिरंगे का सम्मान क्या कर लेंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, तो ये लोग उनके तिरंगे का सम्मान क्या करेंगे? लेकिन जो लोग, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने अपनी जवानियां अंग्रेजों की काल कोठरियों में बिताई हैं, उन लोगों की आत्मा से पूछिए कि तिरंगे का सम्मान क्या होता है। दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाह रहा था, एक प्रोटोकॉल होता है। तिरंगा लगाया जाता है, तिरंगा उतारा भी जाता है, और उसका प्रतीक भी है कि तिरंगा लहराए, फटे ना। अगर कोई तिरंगा कहीं पर फट जाता है, क्योंकि देखिए हमारे एक नेता ने, हमारे पहले तिरंगा जो है वो सार्वजनिक नहीं था। तिरंगा को जो सरकारी बिल्डिंगों पर या इन संस्थानों पर लहराने का अधिकार था, लेकिन कांग्रेस के एक तत्कालीन नेता ने सुप्रीम कोर्ट में एक लड़ाई लड़ी। मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि लोग फिर कांग्रेस से जोड़ देंगे, और मैं इस वक्त कांग्रेस से जुड़ना नहीं चाहता। इस वक्त मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात करना चाहता हूँ, देश की बात करना चाहता हूँ। यहाँ कोई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जिक्र मैं करना नहीं चाहता आज के इस इंटरव्यू में। तो नेता ने लड़ाई लड़ी और तिरंगे को सार्वजनिक जगह पर लहराने का अधिकार दिया। सार्वजनिक जगह का मतलब अपने घर पर, अपने संस्थान पर। लेकिन वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है साहब कि तिरंगा जो झंडा है वो फटा नहीं होना चाहिए, तिरंगा प्रॉपर होना चाहिए, उसकी जो लंबाई जो चौड़ाई है वो पूरी होनी चाहिए। और ये झंडा जो मैं 200 रुपए का भी आप दिखाइए जरा, खरीद करके मैं लेकर के आया हूँ अपने घर पर लगाने के लिए। ये इसके ऊपर से दिखा देना आप एक बार जरा सुभाष भाई कि ये क्या ये बराबर है लंबाई, या नीचे से आप इसकी कटिंग दिखाएंगे तो क्या ये बराबर है? क्या इस तरीके से सरकार तिरंगे का सम्मान करना चाहती है? क्यों ऐसी जल्दबाजी? क्या आप कम झंडे लगा देते? आप एक बात कहते कि साहब घरों पे मत लगाना, दुकानों पे लगा लो, या दुकानों पे मत लगाओ, घरों पे लगा लो। आप एक जगह कर देते, लेकिन इतना करते जितने झंडे आपके पास उपलब्ध हों। लेकिन हकीकत क्या है जो अब क्षण करके सामने नहीं आ रही है, और दावे के साथ कहता हूं कि 10-5 दिन के बाद फिर आएगी। क्योंकि स्कैम या घोटाला जो भी होता है ना साहब, वो एक दिन में नहीं आता, बाद में ही आता है। मुझे जो जानकारी मिल रही है और जो क्षण क्षण कर कहीं ना कहीं बातें आ रही हैं, और वही बातें सच भी होंगी, क्योंकि ये ड्रामा करने में तो साहब ये माहिर है ना इस बात में। तो एक बार तो लोगों की नगों में बिल्कुल डाल देंगे कि यार ये तो वाकई में इनसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। लेकिन इनकी राष्ट्रभक्ति की पोल मैं यही खोल रहा हूं ना कि पहले तो झंडे का साइज देख लीजिए, फिर झंडे का कपड़ा देख लीजिए। और मैं कहता हूं कि मोदी जी ने नारा दिया कि हर घर तिरंगा, तो मैंने एक दिन पहले भी कहा था और कल भी कहा है कि हर घर तिरंगा फ्री में जाना चाहिए था।
चाहे सरकार के नुमाइंदे, पहले भी तो पटवारी लोग, अध्यापक लोग, प्रोफेसर लोग जो सरकारी कॉलेजों में पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, या सरकारी कर्मचारी पहले भी घर घर जाकर के ड्यूटियां दे चुके हैं ना, पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं, कोई और कार्यक्रम होता सरकार का वो भी करते हैं। तो क्यों नहीं तमाम सरकारी कर्मचारियों को 3 दिन के लिए काम दे दिया जाता कि सरकार झंडा बनवाएगी और फ्री में हर घर में झंडा लगेगा। ये जो 200 रुपए का झंडा ये दिया है मुझे, इसको तो मैं अपनी जान दे के भी नहीं खरीद सकता। ये तो मैं कीमत तो मैं इसकी बता रहा हूं कि इस तिरंगे झंडे को, ये कपड़ा नहीं है, कोई मात्र कपड़े का टुकड़ा नहीं है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, वो तिरंगा है। मेरी नजर में, मेरी आत्मा में बसता है, और इसके लिए मुझे जान भी देनी पड़े तो कोई गुरेज नहीं होगा। लेकिन सरकार इसकी कीमत लगाती है 200 रुपए की, और अगर आप कीमत लगाने ही लग गए तो भैया आप वाजिब दाम लीजिए ना। फिर ये 200 रुपए किसके खाते में जा रहे हैं? झंडे किसने बनाए हैं? एक स्कैम सामने आया कि कर्मचारियों के खाते से 25-25 रुपए काटे गए, 38 रुपए काटे गए। तब मैं थोड़ा हैरान हुआ था कि यार झंडा आखिर ये जो प्लास्टिक जो झंडा बना रहे हैं पॉलिस्टर का, ये पड़ेगा कितने का? या तो आप कीमत लेते उतनी जितने का झंडा बढ़ता, 5 रुपए का झंडा बढ़ेगा तो आप 5 रुपए ले दीजिए, घर पे जाके तिरंगा लगाइए और उस आप मालिक से कहिए कि भैया आपके घर पे झंडा लगाने आए और 5 रुपए आप हमें दीजिए। मुझे लगता है शायद वो भी कहीं ना कहीं आत्मीयता थी। जिसके घर पे झंडा लगता है उसे लगता है कि यार मैंने 5 रुपए की पर्ची कटवाई है, 5 रुपए दिए हैं, ये मेरा है, ठीक है, और आपका खर्चा भी बच जाता सरकार का। लेकिन सरकार ने तो उसको व्यापार बना दिया, बिजनेस बना दिया साहब। 25-25 रुपए सरकार के कर्मचारी के खाते से, 38 रुपए रेलवे के कर्मचारियों के खाते से, और 200 रुपए का झंडा आप देख ही रहे हैं। मुझे पता लगा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 1000 रुपए का भी झंडा बेच रहे हैं। तो आज जब मैं झंडे के 200 रुपए देख करके आया हूं तो मुझे पता लगा कि वाकई में लोग सही कह रहे हैं कि क्या इसकी कीमत है। पहली बात तो झंडे की कोई कीमत नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, नेवर। जो सरकार तिरंगे झंडे की कीमत लगाती है, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, उससे जो मतलब मुझको, मैं अब मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है सुभाष भाई, कि तिरंगे की यान बान शान, वो तिरंगा जिसके लिए कांग्रेस के लोगों ने, जिसके लिए भगत सिंह ने जान दे दी, क्रांतिकारियों ने जान दे दी, सुभाष चंद्र बोस ने जान दे दी, राजगुरु सुखदेव ने जान दे दी झंडे के लिए, आपने उस झंडे की कीमत 200 रुपए लगा दी, उस झंडे की कीमत 25 रुपए लगा दी, उस झंडे की कीमत 20 रुपए लगा दी। ऐसे सरकार को अब क्या कहना चाहेंगे? मुझे दुख है बहुत ज्यादा कि ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का हक है क्या? छोड़ दे नहीं जाए सत्ता इन लोगों को, ये सत्ता के काबिल नहीं है। गीता ये बेचते हैं, ब्रह्मस्वरूप में गीता बेच गए ये लोग, 40-40 हजार में गीता बेच गए। अरे गीता की कीमत होती है क्या? गीता तो वो अनमोल खजाना है कि पूरी दुनिया की दौलत देकर आप एक गीता नहीं खरीद सकते, और आपने 40 हजार रुपए की गीता बेची, वो भी आपके एक संत के लिए, उसको प्रॉफिट देने के लिए। आज मैं दावे के साथ कहता हूं सुभाष भाई, तिरंगे झंडे को इन लोगों ने बिक्री का सामान बना दिया। दुकानों पे झंडे रखे हैं बेचने के लिए। क्यों नहीं सरकारी खाते से, सरकारी दफ्तरों से? जब पटवारी किसी काम के लिए फील्ड में जा सकते हैं, अध्यापकों को आप फील्ड में भेज सकते हो, क्या झंडे के लिए नहीं भेज सकते यार? आपको पैसे कमाने थे सिर्फ इसलिए। कितना बड़ा स्कैम ये हो सकता है। पॉलिस्टर के झंडे एक जैसे नहीं। मैंने एक दिन और बताया था कि 17.5 लाख झंडे हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसे मिले जिनमें अशोक चक्र बीच की बजाय जो है ना कोने के ऊपर छपा हुआ था। आप तो बड़े आराम से उन झंडों को, आपने तो 17.5 लाख झंडों को एक साइड में कर दिया। लेकिन मेरी आत्मा से पूछो ना, और जो लोगों ने कुर्बानियां दी हैं झंडों के लिए, उनकी आत्मा से पूछो, जब उन्होंने वो तिरंगे झंडे का जो अशोक चक्र है एक किनारे पर देखा होगा, उनकी आत्मा कितनी रोई होगी। उस आदमी ने जिसने वो 17.5 लाख झंडे छापे हैं, जिन्हें झंडों की कटिंग की है, टेढ़ी मेढ़ी कर रखी है, उन लोगों के खिलाफ बिल्कुल क्रिमिनल पर्चा दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल एक जो है ना कि जिसको मैं, मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे इतना वो हो रहा है कि यार आप लोग करके दो, तमाशा बना दिया हिंदुस्तान का क्या। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो झंडे हैं सिर्फ कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग, जिसके पास हुबली के नाम से भी जाना जाता है, जिसके पास पूरा ये टेंडर है, सिर्फ एक ही खादी ग्रामोद्योग है, कर्नाटक की हुबली प्लांट के नाम से जाना जाता है, जहां पर ये
गवर्नमेंट के जो है झंडे, जो हमारे सरकारी संस्थानों पर झंडे फहर रहे हैं, सिर्फ वहीं बनते हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई बहुत बारीकी से जो है जांच होती है। 18 बार एक झंडे की जांच होती है। यदि उसमें कहीं कोई कमी पाई जाती है या तो उसको तुरंत जो है रद्द कर दिया जाता है, उस झंडे को आगे नहीं भेजा जाता। यदि गलती पाई गई आगे भेजते हुए तो सजा का प्रावधान भी है। ये तमाम बातें हैं। बिल्कुल सुभाष भाई, मैंने अभी कहा है कि देखिए, जब हम ये तिरंगे को अगर कोई जरा सा भी अपमान करता है उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होता है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना, कोई वैसे भी इनको कुछ बोलते हैं उसके खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज करवा देते हैं। तो जिन लोगों ने तिरंगे के साथ ही किया है, जो सड़कों पे तिरंगे, मैंने आपको दिखाया कि सड़कों पे तिरंगे उल्टे हुए पड़े हैं, आपको मैंने दिखाया कि जो खंभों के ऊपर तिरंगे नीचे लटक करके आ गए हैं। और आपने खुद भी बताया कि पवन सैनी साहब ने खुद ये बात मानी है कि बिजली के पोलों पर खंभे लगाए गए हैं। जिन लोगों ने ये कृत्य किए हैं इनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए और तिरंगे का मान और सम्मान अपनी आत्मा से ज्यादा होना चाहिए। तिरंगा कोई दिखावे की चीज नहीं है। और मैं फिर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्रांतिकारियों की आत्माओं के साथ और उन लोगों की आत्माओं के साथ जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, या वो उन लोग जिनकी जान तो नहीं गई लेकिन वो जान जाने से बदतर हो गए आज़ादी के लिए, जिन्होंने अपनी जवानियां अंग्रेजों की काल कोठियों में गुजार दी, उन लोगों की आत्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी धोखा कर रही है, छलावा कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है, जब मैं ये 200 रुपये इसके लिए दे करके आया हूं और ये 25-25 रुपये, 38-38 रुपये जो झंडे दे रहे हैं, मुझे अब बिल्कुल साफ हो चुका है। वैसे तो मेरे पास कुछ पोस्टें पड़ी हैं और ये मैंने अभी सर्च भी मैं कर रहा हूँ और मैं और करूँगा कि किस तरीके से किस कंपनी को ये ठेका है। मुझे लगा है कहीं ना कहीं एक बू आ रही है, अभी खुलकर तो नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद कोई रिलायंस का नाम इसके बीच में आ रहा है। वो कन्फर्म होगा तब देखेंगे। लेकिन रिलायंस कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, अगर लाभ कमाने के लिए घर घर पे तिरंगा लगाया गया है तो ये बहुत गलत बात है। ये तिरंगे का सम्मान नहीं हो सकता। तिरंगे का सम्मान ये होता कि नरेंद्र मोदी साहब केंद्र सरकार से बजट पास करते, जब वो हर बात के लिए कई कई लाख रुपए का बजट बांट देते हैं, कई कई लाख करोड़ का, वो भी बातों बातों में, तो एक बजट तिरंगे के लिए निकालते और सरकारी खाते से, मैं फिर कहता हूं, लोगों की अटैचमेंट कहां होती कि सरकारी खाते से उस झंडे को लगाया जाता। बेशक आप वही 25 रुपये जो कीमत है ना, मान लिया, बेशक अब वो सरकार वसूल करती घर जा करके, कोई टिकट बना देती रेड क्रॉस की। पहले भी ऐसे काम होते रहे कि रेड क्रॉस की टिकट बना दी, वो कटवाओ साहब, रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते हैं रेड क्रॉस की पर्ची लगती है। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हो, रेड क्रॉस की पर्ची कटती है, जबकि उस ड्राइविंग लाइसेंस में रेड क्रॉस का कोई रोड़ा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। रजिस्ट्री करवाते हो, रजिस्ट्री का खर्चा है, रेड क्रॉस का तो कोई लेना देना नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां रेड क्रॉस की पर्चियां कटती हैं, वो सरकारी सहायता के लिए होती हैं। मैं उसको चलो गलत नहीं कहता, क्योंकि सरकार के पास किसी न किसी तरीके से पैसा पहुंचाने की बात है। तिरंगे के मामले में भी यही होता कि सारे मामलों के अलावा एक रेड क्रॉस की पर्ची आप बनाते, 25 रुपए की, 20 रुपए की, 10 रुपए की, वो घर घर जाकर के आप काट लेते। जिस घर पे तिरंगा लगाते उसी की पर्ची काटते। कम से कम ये तो ना होता कि पोलों के ऊपर लगे हुए हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल सरकार से आग्रह करता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि ये जो गली गली में जिस तरीके से झंडे लगा दिए गए हैं, जिस तरीके से पोलों से झंडे नीचे गिर रहे हैं, जिस तरीके से फुटपाथ पर पत्थर रखकर में झंडे गाड़ दिए गए हैं, उसका जो है मामला संज्ञान में लेना चाहिए और इस कार्रवाई को अंजाम देना चाहिए कि तिरंगे का सम्मान हो। मैं ज़्यादा इस मामले में कुछ बोलना नहीं चाहता, ये मौका ऐसा है, इसमें जो सरकार और विपक्ष की बात नहीं आती। लोग कहेंगे फिर कांग्रेस ही बोल रहा है, लेकिन मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस ही नहीं बोल रहा भाई, मैं हिंदुस्तान का वो बेटा बोल रहा हूं जिसकी रगों में तिरंगा दौड़ता है, जिसकी नसों में तिरंगा दौड़ता है, जो हिंदुस्तान जिसकी नसों में धड़कता है। मैं वो लक्ष्मीकांत शर्मा बोल रहा हूँ, इस वक्त कांग्रेस का व्यक्ति बनकर नहीं बोल रहा। इसीलिए सरकार से गुजारिश कर रहा हूँ, कांग्रेस का नेता बनकर के बोलता तो और बात होती। सरकार से मैं बिल्कुल हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि इन तिरंगों का सम्मान किया जाए। ये जो सड़कों पर कहीं भी उठा करके झंडे लगा दिए गए हैं, इनका ख्याल रखा जाए। और जैसे बताया गया कि वो सड़क के जो झंडे लगे हैं पोल पर, वो फटे हुए हैं, उनको बदला जाए या उनका कुछ और इंतजाम किया जाए पूरे सम्मान के साथ। सरकार इस बात पर ध्यान दे, तभी इस आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है इसका कहीं ना कहीं महत्व रहेगा, नहीं तो ये चुनावी मामला बनकर के रह जाएगा। और एक बात मैं और जरूर कहना चाहूंगा चलते चलते आपसे, मोदी साहब आपका एक वीडियो आजकल बहुत खूब वायरल हो रहा है, पहले मैंने दिखाया भी है वो,
कि आपने कहा था 3-4 साल पहले, देखिए प्रधानमंत्री के मुंह से 3-4, मतलब प्रधानमंत्री को यह भी नहीं पता कि 3 साल के बाद 75 होंगे या 4 साल के बाद होंगे। ये बड़े दुख की बात है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो कुर्सी है, संवैधानिक पीठ है, सबसे ऊपर नंबर 2 पर पे आती है। उस व्यक्ति को तो एक एक शब्द का पता होना चाहिए कि फलानी तारीख को क्या होने वाला है। मैं जो वीडियो देख रहा हूं सुभाष भाई, उसमें प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आज से 3-4 साल के बाद आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी को 75 साल होंगे। ये बताना चाहिए कि 3 साल बाद होंगे या 4 साल बाद होंगे। 3-4 साल का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब प्रधानमंत्री जी को उस वक्त खुद भी नहीं पता था क्या कि 3 साल के बाद 75 होंगे या 4 साल के बाद होते? नहीं तो ये कहना था कि 3 साल के बाद 75 साल हो जाएंगे भाई, या कहते 4 साल के बाद हो जाएंगे। 3 और 4 का क्या मतलब है? फिर उन्होंने कहा कि हर हिंदुस्तानी को घर मिलेगा। तो जो आपने एक वीडियो दिखाया था जीरकपुर का, मैं ज्यादा की बात नहीं करता, 100 परिवार उस वीडियो में बताए गए हैं कि 100 परिवार जीरकपुर के पुल के नीचे पड़े हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से विनती करता हूं कि आदरणीय मोदी जी, उन 100 परिवारों को कम से कम इस 15 अगस्त पे घर दे दो। थोड़ा वैन न्यूज का भी मामला आ जाएगा कि लोग कहेंगे यार वैन न्यूज ने मुद्दा उठाया था तो 100 आदमियों को मकान मिल गया, और प्रधानमंत्री जी की बात भी रह जाएगी। ये सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी। मोदी साहब को देखना चाहिए कि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, उनको देखना चाहिए कि वो इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हिंदुस्तान के मालिक हैं। केवल कंपनियों के लिए काम ना करें, कंपनियों के लिए ना जिए, हिंदुस्तान के लिए काम करें, हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए काम करें, ना कि केवल अंधभक्तों और कुछ कंपनी के लोगों के लिए। पुनः मैं सिर्फ इन्हीं बातों के साथ कि हिंदुस्तान 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 साल पूरे करने जा रहा है, और इन 75 सालों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, इस पहले इस काबिल देश को बनाने के लिए हम 75 साल मनाएं। क्रांतिकारियों ने और कांग्रेस के नेताओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, तो आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद एक दौर शुरू हुआ कि जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, जहाँ पर खाने को अपना अनाज नहीं था, रहने के लिए लोगों के पास छत नहीं थी। मोदी साहब तो बड़े आराम से कह देते हैं कि 70 साल में और कुछ नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाइए सुभाष भाई कि आज़ादी के वक्त देश में सुई नहीं बनती थी, आज हर मामला हिंदुस्तान में बनता है। ये जो दवाइयाँ बनाने की, कोरोना की बात मोदी साहब ने की थी ना कि मैंने दवाइयाँ बना दी कोरोना की, तो मोदी साहब को याद रखना चाहिए ये जहाँ दवाइयाँ बनी है ना, जिन हॉस्पिटलों में, जिन प्रयोगशालाओं में, वो माननीय जवाहरलाल नेहरू जी की देन है। जब ये आकाश में जाने के अपने सैटेलाइट भेजने की बात करते हैं तो वो जवाहरलाल नेहरू की देन है। तो यहाँ जो 75 साल पहुंचाया गया यहाँ तक, यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस, फिर मैं कहता हूँ, इस देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा जान हथेली पर लेकर चलती है और आगे भी चलती रहेगी। तो ये थे मेरे साथ एडवोकेट भी हैं और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के जो है प्रवक्ता भी हैं। लगातार बातचीत चली और बेबाक जो है जवाब दिया। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद। अगले लाइव तक दोस्तों बने रहे सुभाष सैनी के साथ। धन्यवाद।